नमस्कार, मैं मनु भूषण। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी इकोलॉजी या सामुदायिक पारिस्थितिकी। एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों का समूह जैविक समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी कहलाता है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो एक विशेष क्षेत्र में जितने भी प्रकार के जीव पाए जाए, जितने भी, चाहे वो एनिमल हो उनकी डिफरेंट प्रजातियाँ, चाहे वो प्लांट्स हो उनकी डिफरेंट प्रजातियाँ, तो सब मिलके एक बायोटिक कम्युनिटी कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन अलग अलग दी है। B.E. शेल्फोर्ड ने कहा है कि जैविक समुदाय एक समान रूप से दिखने वाले एक ही वर्गीकृत संगठन वाले जीवों का समूह है। नॉर्टन वोल्फ ने कहा है कि जैविक समुदाय एक ही समान परिस्थिति कार्यों वाली समष्टि का समूह है। स्मिथ ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले पौधों व प्राणियों का समूह है जो एक ही वातावरण में रहते हैं तथा आपस में सहनशील व अंतर आश्रित होते हैं एवं ऊर्जा का लगातार स्थायीकरण में उपयोग करते हैं। तो सबका मतलब एक ही है कि एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीव, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उन सबकी डिफरेंट स्पीशीज, उनका समूह बायोटिक कम्युनिटी कहलाता है, जो आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं तथा एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप की कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि इस किसी भी कम्युनिटी होती है, बायोटिक कम्युनिटी हुई है, कम्युनिटी इकोलॉजी हुई, इसकी कई प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। उनमें से सबसे पहली होती है समुदाय विविधता या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। एक जैविक समुदाय में अलग अलग वर्ग के समूह के प्राणी तथा पादप सैकड़ों की तादाद में पाए जाते हैं। एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों की संख्या तथा समष्टि बाहुल्य विभिन्न प्रकार की होती है। यह कहता है कि एक कम्युनिटी या एक कम्युनिटी इकोलॉजी में जो डिफरेंट टाइप, जो मैंने पहले बोल चुका है कि समुदाय विविधता या कम्युनिटी डाइवर्सिटी, इसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और विभिन्न प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं और इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जितने प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज ज़्यादा पाई जाएगी वह इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। तो यह इसका पहला कैरेक्टर है। दूसरा इसका कैरेक्टर होता है कम्युनिटी डोमिनेंस। एक जैव समुदाय में पाए जाने वाले सभी सदस्य समुदाय की प्रकृति के निर्धारण महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि केवल कुछ ही सदस्य अपने आकार, संख्या तथा क्रियाकलापों के कारण नियंत्रित तथा प्रभाव डालते हैं। अलग अलग सजीवों के अलग अलग पोषक स्तर पाए जाते हैं। इनको हम इकोलॉजिकल डोमिनेंट या की स्पीशीज भी कहते हैं। यह कह रहा है कि कोई भी एक इकोसिस्टम पाया जा रहा है, एक बायोटिक कम्युनिटी या इकोलॉजी पाई जा रही है, उसके अंदर एक या दो स्पीशीज उस पूरी कम्युनिटी पे प्रभाव डालती है, वह इकोलॉजिकल डोमिनेंट या की स्पीशीज कहलाती है। जैसे कि हम एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम का उदाहरण लेते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में घास के मैदान पाए जाते हैं, उनमें पेड़ भी पाए जाते हैं बीच बीच में और कई प्रकार के एनिमल्स भी पाए जाते हैं, परंतु इनमें सबसे प्रभावी स्पीशीज किसकी होती है? घास की, ग्रास की। यह सभी पे प्रभाव डालती है। क्यों? क्योंकि हर्बीवोरस घास को खाते हैं, मांसाहारी हर्बीवोरस खाते हैं। ग्रास द्वारा कई प्रकार के सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा अन्य प्लांट्स की प्रजातियां उन पर डिपेंडेंट होती है। मतलब कि घास की प्रजाति उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एक की स्पीशीज या इकोलॉजिकल डोमिनेंट का रोल प्ले करती है। तो यह कहलाती है कम्युनिटी डोमिनेंस, जो इसका दूसरा। तीसरा लक्षण होता है समुदाय की संरचना। एक कम्युनिटी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है? कम्युनिटी का स्ट्रक्चर में सबसे अलग अलग ग्रुप होते हैं। सबसे पहला ग्रुप होता है उत्पादक या प्रोड्यूसर्स का। ये स्वयंपोषी सजीव होते हैं। उत्पादक वो होते हैं, प्लांट्स आते हैं जो फोटोसिंथेसिस द्वारा सूर्य की ऊर्जा से भोजन का निर्माण करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड रूटेड प्लांट्स। फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं, परंतु काफ़ी छोटे होते हैं, जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फूड का निर्माण करते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन मछलियों का भोजन बनते हैं। इसी प्रकार से दूसरा टाइप होता है रूटेड प्लांट, जो जनरली हम देखते हैं जिन पादपों में जड़ें होती है। यह फोटोसिंथेसिस, इनकी संख्या बहुत अधिक होती है तथा ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा ग्रुप्स होता है वो कहलाता है उपभोक्ता या कंज्यूमर्स। यह डिफरेंट टाइप्स के एनिमल होते हैं। इनमें अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि पहला होता है शाकाहारी, हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या करते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं। क्यों? प्लांट्स ये डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनाते हैं। जितने भी उपभोक्ता होते हैं इनमें सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा बनाने की क्षमता नहीं होती, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो शाकाहारी होते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं, जैसा हम जानते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं मांसाहारी, कार्निवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस एंड सेकेंडरी कार्निवोरस। प्राइमरी कार्निवोरस होता है जो शाकाहारियों को खाता है, जैसे भेड़िया खरगोश को खाता है। सेकेंडरी कार्निवोरस का होता है, यह शाकाहारियों को तो खाते हैं, इसके अलावा प्राइमरी कार्निवोरस को भी खाते हैं, जैसे कि शेर भेड़ियों को भी खाता है और खरगोश को भी खाता है।
तो यह मांसाहारियों के टाइप। तीसरे टाइप के होते हैं ऑमनीवेरस या सर्वाहारी। ये वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और मांसाहारी भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं। हर टाइप का फूड जो उनको मिल जाए उसको वह ग्रहण कर लेते हैं। छोटा टाइप का ग्रुप होता है डीकम्पोजर्स या विक्टिम का। ये छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगस या छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो किसी भी डेड प्लांट या एनिमल को डीकम्पोज करते हैं, उसको खा के खत्म करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कोई एनिमल मर जाता है, कोई प्लांट मर जाता है, तो कुछ समय बाद धीरे धीरे सड़ सुड़ा के खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। वह कार्य कौन करता है? वह कार्य डीकम्पोजर्स करते हैं। डीकम्पोजर्स में बैक्टीरिया आते हैं, फंगस आते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स आते हैं। ये उस मृत जीव के शरीर को खाते हैं और उसके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल उनको खा के सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट कर देते हैं और वापस सॉइल में मिला देते हैं और सॉइल से वापस नए आने वाले पैदा होने वाले प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ करते हैं। तो एक साइकिल चलता है। तो ये सब कहलाते हैं डीकम्पोजर्स। चौथा प्रकार का जो इसका जो कैरेक्टर है उसमें होता है कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन। जैविक समुदाय सामान्यतः उद्योग रूप से व्यवस्थित अर्थात स्तरित होता है। स्तरीकरण शब्द का अर्थ है विभिन्न पादपों तथा प्राणियों का विभिन्न स्तरों के रूप में उपस्थित होना। अब इसके अलग अलग उदाहरण दिए, जैसे कि झीलों में स्तरीकरण या स्ट्रेटिफिकेशन लेक। झीलों में स्तरीकरण के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं। पहला होता है लिटोरल जोन, सेकंड लिम्नेटिक जोन, थर्ड प्रोफाउंडल जोन। इसका डायग्राम आगे आएगा। लिटोरल जोन छिछले पानी का किनारे का क्षेत्र होता है जहाँ पे प्रकाश की किरणें पहुँचती है तथा वहाँ बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ प्रकाश होता है और अधिक प्रकार के प्लांट्स और जीवों की संख्या भी अधिक पाई जाती है। झील के किनारे का क्षेत्र होता है, इसको हम कहते हैं लिटोरल जोन। दूसरा क्षेत्र होता है लिम्नेटिक जोन। ये झील के बीच का क्षेत्र होता है। बीच का क्षेत्र वो जहाँ पे गहराई तक जितनी प्रकाश की किरणें पहुँच जाए वह क्षेत्र कहलाता है लिम्नेटिक जोन। तीसरा होता है प्रोफंडल जोन या गहरा क्षेत्र। झील का सबसे गहरा क्षेत्र जहाँ पे प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती वहाँ पे प्रोफंडल जोन कहते हैं। यहाँ बायोडाइवर्स एनिमल्स पाए जाते हैं, परंतु वो बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं जो वहाँ के लिए एडप्ट हो चुके होते हैं और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत कम पाई जाती है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि किनारे का क्षेत्र लिटोरल जोन पाया जाता है जो 6 मीटर तक गहरा है। उसके नीचे का बीच का क्षेत्र पाया जाता है वो लिम्नेटिक क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ तक 10 मीटर बताया गया, जहाँ तक कि प्रकाश किरणें पहुँच रही है। और नीचे का 10 मीटर के नीचे का प्रोफंडल जोन या गंभीर क्षेत्र है जहाँ प्रकाश की किरणें नहीं पाई जाती। इसका दूसरा उदाहरण आता है समुद्रों में स्ट्रेटिफिकेशन किस प्रकार से होता है। समुद्र में स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, 4 क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला होता है नेरेटिक क्षेत्र, दूसरा ओशनिक क्षेत्र, तीसरा बेथाइल जोन, चौथा एप्साइल जोन। नेरेटिक क्षेत्र किनारे का जो छिछला क्षेत्र होता है, जो किनारे का क्षेत्र होता है उसको हम नेरेटिक जोन कहते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटते हैं, इंटरटाइडल जोन, सुबटाइडल जोन एंड लोअर नेरेटिक जोन। दूसरा क्षेत्र होता है महासागरीय क्षेत्र, जो महासागर के बीच का होता है और 200 मीटर तक गहरा होता है। यहाँ पे प्रकाश की किरणें इजीली पहुंच पाती है, इसलिए यूफोटिक क्षेत्र होता है या बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है। तीसरा क्षेत्र होता है बेथाइल क्षेत्र, 200 मीटर से 1000 मीटर तक गहरा होता है। यहाँ पे प्रकाश की किरणें नहीं पाई जाती, नहीं पहुंच पाती, परंतु और सबसे नीचे का क्षेत्र होता है एप्साइल जोन, जो गहरे समुद्र का क्षेत्र होता है, जो 1000 मीटर से नीचे, जहाँ पे प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं हो, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी कम पाई जाती है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, किनारे का क्षेत्र है नेरेटिक जोन है, 3 भागों में बटा गया है, इंटरटाइडल, सबटाइडल एंड लोअर नेरेटिक जोन। फिर बीच का क्षेत्र है जो ओशियनिक जोन है जो 200 मीटर तक गहरा है। उसके नीचे का क्षेत्र बेथाइल जोन जो 1000 मीटर तक गहरा है। उसके नीचे 1000 मीटर से नीचे एप्साइल जोन, जो पूरा डायग्राम में बताया गया है। अब इसका जो 5वां कैरेक्टर या 5वां लक्षण आता है उसको हम कहते हैं कम्युनिटी पीरियोडिसिटी या सामुदायिक आवर्तता। आवर्तता से मतलब या पीरियोडिसिटी से मतलब है कि एक निश्चित क्रम में कोई काम किया। जैसे हम इंसानों की बात की जाए, सुबह हम उठते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, अपना नाश्ता वास्ता करते हैं, दिन में काम करते हैं, रात को वापस घर जाके खाना पी के सो जाते हैं। तो हमारा एक रेगुलर साइकिल चलता है 24 आवर्स का। तो ये घटना कहलाती है पीरियोडिसिटी। ये भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला टाइप है इसका दैनिक आवर्तता या डेली और फोटो पीरियोडिसिटी। 24 घंटे के अंदर जो भी साइकिल होती है, एक क्रिया होती है, वो डेली फोटो पीरियोडिसिटी कहलाती है। जैसे मैंने अभी एक इंसानों का उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण देते हैं जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है वो दिन में होता है, फूलों का खिलना होता है प्लांट्स के अंदर, वो दिन के अंदर होता है, रात में बंद हो जाते हैं, रंध्र भी दिन में खुलते हैं, रात को बंद हो जाते हैं। यह सब उदाहरण दैनिक आवर्तता के हैं। इसी प्रकार
कॉपीपोड अनेक लार्वल प्रतिरूप उदग्र प्रवास पाए जाते हैं। प्राणी रात के समय सतह पाए जाते हैं, दिन में पेंदे में चल जाते हैं, प्लांट्स के हैं। कई जंगलों में प्राणी पाए जाते हैं जो रात के समय शिकार करते हैं, दिन में आराम करते हैं। तो ये दैनिक आवर्तता के उदाहरण हैं। सेकंड टाइप उसका होता है चंद्रीय आवर्तता या लूनर पीरियोडोसिटी। यह आवर्तता चांद के ऊपर डिपेंड करती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है ज्वार भाटा से समुद्र में मिलता है। हम जानते हैं ज्वार भाटा समुद्र चांद पर डिपेंड करता है। ज्वार पूर्णिमा के टाइम आता है, भाटा अमावस्या के टाइम आता है। तो ज्वार के समय पानी ऊपर चढ़ जाता है, भाटा के समय नीचे चढ़ जाता है। तो समुद्रों में कई एनिमल्स होते हैं जो ज्वार के पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं। वह भोजन के लिए, अंडे देने के लिए पानी के साथ ऊपर आते हैं, और जब पानी नीचे चला जाता है तो वो उसके साथ वापस समुद्र में अंदर चले जाते हैं। तो यह घटना कहलाती है लूनर पीरियोडिसिटी या चंद्रीय आवर्तता। तीसरा इसका टाइप है सीजनल पीरियोडिसिटी। यह डिपेंड करती है मौसम पे। मौसम के अनुसार एक चक्र चलता है किसी की क्रियाओं का, किसी एनिमल की विभिन्न क्रियाओं का, उसको हम सीजनल पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण है प्रजनन। कई एनिमल्स होते हैं जो मौसम के अनुसार प्रजनन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कई हमारे आसपास किसी कुत्ते देखते हैं, हम कुत्ते कहते हैं मोस्टली जो बरसात का टाइम होता है, डॉग्स का जो ब्रीडिंग सीजन बरसात के टाइम का होता है, साल भर वो ब्रीडिंग नहीं करते। इसके अलावा हर एनिमल या इंसेक्ट्स का एक ब्रीडिंग सीजन होता है। तो यह सीजन पे या मौसम पे डिपेंड करता है। तो यह उदाहरण हो जाता है सीजनल पीरियोडिसिटी का। इसका जो नेक्स्ट रहता है उसको भी कहते हैं जन्मजात आवर्तता या इनहेरेंट पीरियोडिसिटी। जन्मजात आवर्तता होती है जो उसके अंदर जन्मजात पाई जाती है। वह किसी ना तो दिन पे डिपेंड करती है, ना किसी मौसम पे, ना किसी लूनर पे डिपेंड करती है। ये अपने आप, जैसे सबसे इसका अच्छा उदाहरण है जो माइग्रेशन होता है बर्ड्स का माइग्रेशन उनके बच्चों के अंदर भी इनहेरिटेड होता है। वह बिना सीखे वह माइग्रेशन करते हैं। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है इनहेरिटेड पीरियोडिसिटी का। इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, छठा कैरेक्टर आता है, वह कहलाता है समुदाय में होने वाले विचलन। समुदाय में विचलन होते हैं। यह पाया गया है कि अपेक्षाकृत स्थायी समुदाय में अधिक विचलन देखने को मिलता है। कई बार पॉपुलेशन का जीवन चक्र इस कदर असमान होता है कि छोटे स्तर पर होने वाला परिवर्तन भी अपना प्रभाव व्यापक तौर पर दर्शाता है। जैसे कुछ ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पौधों की पत्तियां अलग अलग समय पर झड़ती है, जिससे संपूर्ण क्षेत्र पूरे साल हरा भरा रहता है। ये कहना चाहता है कि एक समुदाय में विचलन होता है, फ्लक्चुएशन आता है। जैसे कि एक पेड़ों की पत्तियां गिरती है तो एक बड़े जंगल के अंदर हर प्रजाति के पेड़ की पत्तियां अलग अलग समय पे गिरती है, जिससे कि वह जंगल हर समय हरा दिखाई देता है। इसका और उदाहरण देखते हैं कि कोई ना कोई विचलन आता है, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है, एक बड़ी संख्या में जीवों की डेथ हो जाती है, तो वो भी एक प्रकार का विचलन है। मतलब इसे कहने का मतलब है जितना बड़ा समुदाय होगा उसमें फ्लक्चुएशन उतने ही अधिक होंगे। भिन्न भिन्न कारणों के कारण जीवों की संख्या में बढ़ोतरी व घटोतरी होती है, कमी होती रहती है। तो यही फ्लक्चुएशन कहलाता है। विचलन के कारण जैसे मैंने समझाया कई कारण हो सकते हैं, या आपस में जीवों के अंदर इंटरक्रिया होती है। जैसे प्रेडेटर अधिक शिकार कर ले तो शाकाहारियों की कमी हो जाती है। कई बार जो बाहरी शिकारी होती है, इंसान मांसाहारियों की, जैसे शेरों का अधिक शिकार कर दिया, शेरों का अधिक शिकार करने से हिरणों की संख्या बढ़ गई, तो वहाँ पे वो अधिक पेड़ पौधे खाने लग गए, जिससे उसका बायोडाइवर्सिटी बिगड़ गई। तो इसके कई कारण होते हैं जिनको हम इंट्रिंसिक साइकिल, एक्सट्रिंसिक साइकिल कहते हैं, जिसके कारण ये डिफरेंट टाइप के विचलन आते हैं। इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो सामुदायिक आत्मनिर्भरता, कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस। मैंने आपको पहले बताया है कि एक कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप की स्पीशीज पाई जाती है, प्लांट्स और एनिमल्स की। ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है। किस कारण से? भोजन के लिए, प्रजनन के लिए और आपस में सुरक्षा के लिए। सबसे पहले इसे बताते हैं इंटरडिपेंडेंस फॉर फूड। फूड के लिए हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कि जो उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सन की एनर्जी से अपना फूड खुद बनाते हैं। शाकाहारी उन पौधों को खाते हैं, मांसाहारी छोटे मांसाहारी या प्राइमरी कार्निवोरस उन शाकाहारियों को खाते हैं, और सेकेंडरी कार्निवोरस उनको खाते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे पे फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो एक कम्युनिटी में सभी प्रकार के जीव फूड के लिए इंटरडिपेंडेंट होते हैं या आपस में एक दूसरे के प्रति निर्भर होते हैं। दूसरा होता है इंटरडिपेंडेंस फॉर रिप्रोडक्शन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो पेड़ पत्तों में जो प्रजनन होता है, हम जानते हैं बॉटनी में पढ़ा होगा, परागण होते हैं, परागण के कारण होता है। जब परागण का फैलाव बहुत ज़रूरी होता है ताकि उस प्रजाति के वृक्ष, क्योंकि वृक्ष एक जगह दूसरी जगह जा नहीं पाते, तो वो कैसे होता है? जीवों के द्वारा उन परागण का वितरण होता है जगह जगह। जैसे कि इंसेक्ट होते हैं, मधुमक्खियाँ होती है, उसके पाँव में पराग चिपक जाते हैं और वो एक जगह दूसरी जगह ले जाती है। इसी प्रकार चिड़ियाँ होती है,
वो उनको खा लेती है, तो पराग फिर उनकी बीट के साथ निकल के जगह जगह फैल जाते हैं। यही बात बड़े जानवरों पे होती है, बड़े जानवर को खा के अपने मल के साथ जगह जगह फैला देते हैं, जिससे कि उस पादप की प्रजाति का पूरे क्षेत्र में वितरण हो जाता है। मतलब उस पादप अपने प्रजाति के अस्तित्व के लिए एनिमल्स पे डिपेंड कर रहा है। इसी प्रकार ये जानवर एक दूसरे पे प्रजनन के लिए निर्भर रहते हैं, इसको इंटरडिपेंडेंस फॉर रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसी प्रकार सुरक्षा हेतु अंतर्निर्भरता, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलेगा, एक जंगल में एक बहुत सारा बड़ा पेड़ पाया जाता है, उस बड़े पेड़ के ऊपर बहुत सारी चिड़ियाएँ, गिलहरियाँ, सांप या कई प्रकार के कीड़े अपनी सुरक्षा के लिए रात को वहाँ पनाह लेते हैं, वहाँ सो जाते हैं, दिन में अपने वापस खाना खाने के ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो यह जीवों की इतनी सारी प्रजातियां एक बड़े पेड़ पे निर्भर कर रही है। इसी प्रकार सहजीविता की घटना पाई जाती है, जीव एक दूसरे का फायदा उठाते हुए एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, इसका उदाहरण लाइकेन आता है। यह भी प्रोटेक्शन के लिए इंटरडिपेंडेंस का उदाहरण है। जिसे प्रकार इसके में होता है कैमोफ्लेज पाया जाता है, जैसे कि गिरगिट जिस पेड़ पे रहता है, जिस रंग पे रहता है, उसका रंग उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो यह भी एक सुरक्षा पाई जाती है। मिमिक्री पाई जाती है। मिमिक्री मतलब कोई एक दूसरे जीव की नकल करता है। सामान्यतः क्या होता है कि कोई कमजोर जीव जो होता है वह किसी मजबूत जीव की या जहरीले जीव की नकल करता है, जिससे कि शिकारी उसका शिकार न कर सके। इस घटना को हम मिमिक्री कहते हैं। यह भी सुरक्षा करता है और इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह के एक दूसरे से अपनी घटनाओं से सुरक्षा करते हैं। तो यह सब एक कम्युनिटी के कैरेक्टर्स हैं और कम्युनिटी इकोलॉजी के बहुत सारे लक्षण हैं। तो यहाँ पर धन्यवाद।